नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लगातार जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर जो बात कही जा रही थी और उसके बाद अभी भी सवाल बरकरार है। आरजेडी का आरोप है कि जो एनडीए की सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं घपलाबाजी कर बनी है, चोर दरवाजे के साथ जो है ये जो है सरकार बनाई गई है। लेकिन बहरहाल इसी को लेकर हम बारीकी से समझेंगे। लेकिन एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में बहुत ही मतलब बेहतर प्रदर्शन किया है, इसको भी लेकर हम बात करेंगे। आज इसी मुद्दे पर बारीकी से समझने के लिए एडवोकेट आदिल हसन जो एआईएमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट बिहार के, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, आपके पार्टी ने सीमांचल में बहुत ही कमाल कर दिया सर, क्या वजह रही जीत की? आपको क्या लगता है, क्या आपका काम आया सर आपकी पार्टी का? देखिए, लगातार 2015 से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल इमान साहब और पूरी टीम सीमांचल की जो नाइंसाफी है और पासमानदगी जो है उसको हमने जनता के बीच रखा और उसके लिए जद्दोजहद किया। क्योंकि आपने देखा 2016 में जो भीषण बाढ़ आया था, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक रिलीफ का वर्क नहीं किया था, लेकिन अकबर साहब ने, बैरिस्टर साहब ने यहाँ बड़े पैमाने पे सीमांचल में रिलीफ का काम किया। उसके बाद 2017 में आजादी के बाद इतना जबरदस्त बाढ़ नहीं आया था, क्योंकि आप जानते हैं सीमांचल बाढ़ की तबाही देखता है, बगल में नेपाल है और हमेशा हमें तकलीफ होती है। उस वक्त भी 35 डॉक्टरों की टीम के साथ यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा और दवाइयां बांटी गई और मुफ्त में इलाज किया गया। और लगातार जिस तरीके से सुरजापुरी रिजर्वेशन हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज सेंटर का मामला हो, सीमांचल स्पेशल स्टेटस आज तक किसी को तसव्वुर नहीं था, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में एक बिल लाकर सीमांचल स्पेशल स्टेटस की बात की, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज की बात की, तो उससे अवाम में एक हुआ। और लगातार अख्तरुल इमान साहब उनके बीच रहे, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन का एक एक मेंबर अपने आप को जनता से जुड़ा रहा। क्योंकि हम पटना और दिल्ली की तरफ जब भी देखे तो मायूसी मिली, लेकिन जब हमने रुख बदला हैदराबाद की तरफ तो हमें एक किरण दिखा, जो लगा कि एक ऐसी पार्टी है जो सीमांचल के लिए लड़ सकती है। और आज आप ही ने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीए एनआरसी के मुद्दे पर किस दमदार तरीके से पार्लियामेंट में वकालत की। मॉब लिंचिंग हो, किसी भी मामले में हो, अगर हिंदुस्तान में किसी ने मोदी सरकार के आंख में आंख मिला के किसी ने बात की, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। तो आवाम तो देखती है। लॉकडाउन में सबसे बड़ी, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 4300 एमएलए हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आपके पास डाटा है, आप पता कर लीजिए। अगर सबसे ज्यादा किसी ने आवाम के बीच में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन की, और कोई ऐसा एमएलए जो सबसे ज्यादा आवाम के बीच में रिलीफ जिसने बांटा, लगभग 10 करोड़ रुपए का रिलीफ बांटा है, उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है, सालारे मिलत ट्रस्ट से। तो जो सीमांचल के लोग जानते हैं, सीमांचल में पलायन ज्यादा है सीमांचल में। तो जो लोग हैदराबाद या तेलंगाना में या दूसरे जगह रहे, उनको जो मदद पहुंची तो एक एतमाद बढ़ा, जिसका नतीजा है कि महिलाएं हमें सबसे ज्यादा वोट दी। जो जो एक था सबसे ज्यादा हर विधानसभा में है, क्योंकि फीमेल वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था। अमोर में, जोकी में, बाईसी में, आप हर जगह डाटा चेक कर सकते हैं। तो उन लोग को लगा कि नहीं, एमआईएम इज द उन लोग ज्यादा समझदारी का परिचय दिया। और उसी उन्हीं लोग की दुआओं और वोट का नतीजा है कि आज एमआईएम कामयाब हुई। जागृति राही जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। क्या लग रहा है आपको, तेजस्वी यादव अब अदालत की दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, इंसाफ मिलेगा तेजस्वी यादव को? देखिए, इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो एक बात की बात है, लेकिन इंसाफ का हक तो है उनका, और वो लड़ाई भी लड़नी ही पड़ेगी और हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अंत में आदमी जाता कहाँ है, तो वो कोर्ट के दरवाजे पे ही जाता है, न्यायपालिका के पास ही जाता है। तो इस तरह की प्रक्रियाओं में जहाँ संविधान की रक्षा का सवाल हो, जहाँ लोकतंत्र की रक्षा का सवाल हो, जहाँ पे आपको देश में नागरिकों के खुद के हक का सवाल हो, वहाँ पे अदालत का वही एक रास्ता बचता है, जाना ही चाहिए मुझे लगता है, और न्याय मिलना चाहिए, ये मैं मानती हूँ बिल्कुल। अच्छा, मैं आपका आकलन जानना चाह रहा हूँ। लोग लगातार कह रहे हैं कि भले ही एनडीए ने सरकार वहां पर बना लिया हो, लेकिन ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। हालांकि मनोज झा भी कह रहे हैं कि हम 6 महीने के बाद, वो दावा कर रहे हैं कि हम 6 महीने के बाद हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आपका आकलन मैं जानना चाहता हूँ।
देखिए जब लोग पलटने में माहिर हो जाएं तो किसी की कुछ भी गारंटी ली नहीं जा सकती है। और चूंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है तो दावा तो उनका बनता है, दावा उनको करने का हक है। और आगे जाके अलायंसेस किस तरह के बनेंगे ये तो आज खुद अगर सत्ता की ही पार्टी जो है हमारी उसकी ही बात करें तो वो तो इसमें माहिर खिलाड़ी हैं। 5-7 राज्यों में सरकारें उन्होंने ऐसे ही बनाई है तो रास्ता तो उन्होंने दिखाया है। तो वो उस रास्ते पे अगर दूसरे भी चलना चाहते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है, उनको उम्मीद हो ही सकती है। लेकिन सर आपके पार्टी पर आरोप लगते रहे कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम कहा जाता है, सीमांचल का खेल खराब कर दिया। अगर इन्होंने मतलब चुनाव नहीं लड़ते तो महागठबंधन को वहां फायदा होता। सुनिए, महागठबंधन आप एक भी सीट दिखला लीजिए, हम सिर्फ 18 सीट पे चुनाव लड़े। इंपेरिकल डाटा से बढ़ के तो कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन का डाटा से तो बढ़ के कुछ नहीं है। एक भी ऐसी सीट में हमारे चलते बीजेपी नहीं जीती। हमने एक भी सीट ऐसा नहीं दावा के साथ बोल सकते हैं जो महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं, बतला दे कि कोई ऐसी सीट। अरे हमने तो हमेशा कोशिश किया कि बीजेपी को, अगर बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर कोई बोलता है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी गले मिला लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत पर, 370 पर, एनआरसी पे, सीए पे, लव जिहाद पे, मॉब लिंचिंग पर, सीमांचल में बाढ़ आया उसकी तबाही पर, कोई भी ऐसा मुद्दा है आप बतला दीजिए पार्लियामेंट में, अगर बैरिस्टर साहब से बड़ा मुखर होकर कोई बोलता है। तो जनता की अदालत में अगर आप अपनी बात सच्चाई के साथ रखिएगा तो जनता भी उसको उसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। उसी का नतीजा है कि 50-50 हजार वोट से हम चुनाव जीते हैं। वक्त के सीट 6-6 बार के एमएलए, 4-4 बार के एमएलए, 7-7 बार के एमएलए और मंत्री, पूर्व मंत्री चुनाव हारते हैं। ये तो दिखलाता है ना कि आपने मेहनत की, जद्दोजहद की, आवाम के बीच रहे, जिसका नतीजा है कि ये कामयाबी मिली। सर एक सवाल और उठ रहा है, लोग तमाम तरीके से सवाल कर रहे हैं और ये मैं भी आपसे जानना चाह रहा हूं और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी को आपके पार्टी जो है वो बीजेपी को रोकना चाहिए, वो नहीं रोक पा रहे हैं। बेहतर नहीं होता सर में मिलकर चुनाव लड़ लेते? सर बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपको ये भी डाटा के साथ जो भी हम लोग सीट हराए हैं सब सीट में बीजेपी और जेडीयू रनर अप है। वाईसी देख लीजिए, कोचा दामन देख लीजिए, बहादुरगंज देख लीजिए, अमोर देख लीजिए, सब जगह बीजेपी जेडीयू हारा है। तो मेरे से बढ़ के कौन हारा बीजेपी को? हमने तो हर जगह बीजेपी जेडीयू को हराया। और जिस कांग्रेस पार्टी को 70 सीट दी गई उसमें वो 19 सीट जीतती है, तो अब बोलिए वो भी मैं जिम्मेदार? क्या हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन में जैसे एमआईएम रजिस्टर्ड है, डीएमके रजिस्टर्ड है, तृणमूल रजिस्टर्ड है, उसी तरह सब पॉलिटिकल है। Nobody has the boundary. We can go to any state of the country and we can contest election. क्यों कांग्रेस पार्टी जाकर त्रिपुरा में चुनाव लड़ रही है? क्यों कांग्रेस पार्टी जाकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, जबकि आंध्र प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी 0 सीट लाई है? क्यों दिल्ली में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है, 0 सीट लाई है कांग्रेस पार्टी? 0 सीट लाई। 2014 में 0 सीट लोकसभा में, 2015 की विधानसभा में 0 सीट, 2019 का लोकसभा में 0 सीट, 2020 का विधानसभा में 0 सीट। तो कांग्रेस पार्टी को अधिकार हो सकता है और एमआईएम को नहीं अधिकार हो सकता है? हिंदुस्तान के संविधान में जितना उनका हक है उतना मेरा भी हक है। ये तो जनता ना तय करेगी कि हम कहां जीतेंगे। इनका 15-15, 20-20 एमएलए बिक जाता है तो उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, आप सिक्किम देख लीजिए, आप कर्नाटका देख लीजिए, ऐसा कोई स्टेट है जहां कांग्रेस का एमएलए नहीं बिकता है? ये तो शेयर बाजार में कांग्रेस के एमएलए को डाल देना चाहिए अपना नाम, और शेयर बाजार में ये उनका शेयर डाल देना चाहिए कि भाई मेरा ये रेट है, मेरा ये रेट है। आप ही बोलिए कि कांग्रेस ने एडवाइजरी जारी की थी सुरजवाला जी को और किसको किसको भेजा था कि एमएलए मेरा बिक जाएगा, भाग जाएगा। हम लोग तो आवाम के बीच में, और अभी भी आवाम के बीच में बी टीम सुनते रहे। अब तो बोलो सी टीम, डी टीम, एम टीम, जी टीम, कितना बी में रखोगे? कुछ तो 5 साल में प्रोग्रेस किए होंगे, और कुछ तो प्रमोशन दो। नर्सरी से बच्चा 1 में जाता है, 2 में जाता है, 10th में जाता है, कोई बी सुन रहे हैं? अब बोलो कि एम टीम है, एन टीम है, जेड टीम है। यही चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए और महागठबंधन के लोगों के लिए। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप दिया जाता है। उनको ये अहंकार हो गया था महागठबंधन को कि हम चुनाव जीत रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने किया, जरूर रोजगार का मुद्दा उठाया, जरूर आपने
लेकिन जिस लालू प्रसाद यादव जी जो आरजेडी के करता धरता सब कुछ उन्हीं का पोस्टर से गायब, उन्हीं का फोटो से गायब। अरे आरजेडी का मतलब लालू जी है। अभी तेजस्वी जी सीखना पड़ेगा उनको लालू जी से। तो आप जब अपने पिताजी का पोस्टर हटा दे रहे हैं, अपनी माता जी का फोटो हटा दीजिएगा, तो आवाम तो उनसे जुड़ी थी जो सीनियर बुजुर्ग थे। और कहीं ना कहीं आपका पॉलिसी मैनेजमेंट और इलेक्शन कमीशन में दोष देने का मतलब है, तो इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप क्यों नहीं उसी दिन सेम नाइट इलेक्शन कमीशन को दिल्ली में अप्रोच किए? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, हाई कोर्ट का दरवाजा खुला, लेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। लेकिन किसी पर दोष देना यह उचित नहीं। मैम एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर तरह तरह से टिप्पणी की जा रही है, राजनीतिक विश्लेषक की बात करूं, वरिष्ठ पत्रकार की बात करूं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करूं, जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि मतलब लोकतंत्र को कुचला गया है। और उसके बाद यह आरोप आरजेडी का भी है। क्या लग रहा है आपको, जो जनादेश तेजस्वी यादव के साथ था, तो सच में ऐसा कुछ गड़बड़ी होके एनडीए ने सरकार बनाई है? देखिए, एक बात तो है ना, एक सामान्य जो बुद्धि को हजम ना हो वो बात है कि 15 साल जब कोई स्टेट में, कोई एक राज्य में कोई एक सरकार रह लेती है तो लोगों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी या चेंज की चाहत पैदा हो जाती है, जो बहुत स्वाभाविक है और जो डेमोक्रेसी के लिए सही भी है कि लोगों को बदलाव का और दूसरों को मौका देने का हक है। इसीलिए शायद एक पार्टी रूल नहीं है हमारे यहाँ, इतनी सारी विपक्ष और इतना सारा चीजें हैं वहां पे। तो वो एक दिखा था बिहार के पूरे चुनाव के अभियान के दौरान, हम लोगों को यूपी से भी दिख रहा था कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। दूसरा, जो सरकार थी वो 15 साल शासन ऑलरेडी उस नेतृत्व में चल चुका था। लोग फ्रेश चाहते थे, बदलाव चाहते थे, ये सबको महसूस हो रहा था। जो भीड़ दिख रही थी, आपका ही मीडिया जो दिखा रहा था, ये महसूस हो रहा था कि वहां पे बदलाव लोग चाहते हैं। कोरोना के टाइम पे और जिस तरह से पिछले दिनों में उस सरकार ने हैंडल किया था, बिहार में पर्टिकुलरली जिस तरह से लोग वापस आए थे, ये लग रहा था। स्वास्थ्य की भी जो वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, मैं क्योंकि रिलेशन है मेरा बिहार से, तो मुझे नहीं लग रहा था कि 5 साल और शुरुआत के जरूर नीतीश जी के अच्छे रहे हैं, उसके बाद वो डिक्लाइन पे गए हैं और अभी तो वर्स्ट स्थिति में गए थे। तो मेरा सीधा मानना था, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कहूँ या राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मानना था कि 15 साल बहुत होते हैं और अब बदलाव होना चाहिए। तो उसको अगर और दिखा भी, वो वोट के रूप में भी दिखा कि बड़े पैमाने पे चीजें हुई और नेक टू नेक फाइट अगर दिया है, और तो कहा कैसे जा सकता है कि नहीं हुआ है कुछ भी। और इतना डेमोक्रेटिक होता तो लोग क्यों जाने की बात करते। तो निश्चित तौर पर ये तो है ही कि विपक्ष मजबूत था वहां पे और बुरी तरह से टसल थी, और उस टसल को चेंज करने में पसीने छूट गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर में चलते चलते एक सवाल, महागठबंधन के पास सर 110 सीटें हैं, अगर बनती है AIMIM से तो आप समर्थन करेंगे? इसका फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। इसका फैसला हमारी टॉप दारुसलाम से होगा। उनका जो फैसला MIM का एक एक कार्यकर्ता मानेगा, एक एक MLA मानेंगे, एक एक MP मानेंगे। हमारा हेडक्वार्टर दारुसलाम है, हैदराबाद है, और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम उनका जो भी निर्देश होगा, जो भी उनका दिशा निर्देश होगा, MIM के MLA उसको मानेंगे। हमारी लड़ाई सीमांचल की है, हमारी सीमांचल स्पेशल स्टेटस की और सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज की लड़ाई है, महानंदा बेसिन की लड़ाई है, सुरजापुरी का रिजर्वेशन की लड़ाई है, AMU सेंटर की लड़ाई है, इस इलाके में रोजगार उत्पन्न कराने की लड़ाई है। यहाँ पे चाय पत्ती और अनानास की खेती होती है, उसके लिए सीड फूड प्रोसेसिंग प्लांट, या जो चाय पत्ती के बगान में जो हमारी बहनें महिलाएं काम करती है उनके लिए इंश्योरेंस, उनके जो पलायन होता है यहाँ की, यहाँ बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर रूरल डेवलपमेंट का, ये हमारे प्राथमिकता है। हम उसी के साथ है जो हमारे इलाके के साथ देगा, लेकिन कतई हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इस बात का आश्वस्त, हमारी पहला दुश्मन बीजेपी है। और बीजेपी इसलिए है कि बीजेपी हमेशा हमेशा माइनॉरिटी को, दलित को, पिछड़े तबकात को हमेशा दबाना चाहिए, हमेशा उसको अपने उसको उसका कभी ऐसा कोई फलाह, एक भी विधानसभा में टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, एक भी विधानसभा में 243 में इनको नहीं दिखता है, ना लोकसभा में दिखता है। इनको जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट दे देंगे, लेकिन ये जो पूरा है राजस्थान से लेके पूरा आसाम तक, इनको एक भी माइनॉरिटी का चेहरा नहीं दिखता है। बैकडोर से मुख्तार अब्बास नकवी साहब को रखे हुए हैं।
तो अच्छी बात है। लेकिन सीमांचल की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे, और बिहार का जरूर हम जीते सीमांचल में, लेकिन 243 विधानसभा में कहीं भी किसी भी मजलूम के साथ अगर अन्याय होगा, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके लिए खड़े रहेगी। हम जीते सीमांचल से, लेकिन बिहार में हम वही रोल अदा करेंगे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में रोल अदा करते हैं, हम वही बिहार में रोल अदा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट आदिल हसन, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी लड़ाई सीमांचल को लेकर है, सीमांचल के पैकेज को लेकर, जो वहां पर गरीबी, भुखमरी है, तमाम सारी चीजें हैं, उनको लेकर उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद साफ तौर पे उनका कहना है कि हम बीजेपी के साथ, अगर समर्थन की बात होगी तो बीजेपी के साथ हम कतई नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना